ट्रस्ट मी, जब 13,000 पे बाइक जाती है ना तो ये चीखती है। और जब ये एक बार, एक चीज और, किसी को भी ये बहुत कम लोगों को पता है कि कावासाकी का जो इंजन है वो 8,000 आरपीएम के बाद ज्यादा खींचते हैं। तो 7,000 आरपीएम तक तो आपको बहुत शांत लगेगी, बट जब ये 8,000 टच करती है ना, देन फिर नहीं मानेगी किसी को, एंड इट्स गोज लाइक क्रेजी। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गाइस ये है भाई कावासाकी निंजा 300 का BS6 वेरिएंट। तो भाई आज ना हमारे साथ है इस बाइक के ओनर, जो कि अपना डिटेल ऑनरशिप एक्सपीरियंस आपके साथ इस बाइक का शेयर करेंगे। और ना आज उनसे इस बाइक के बारे में काफ़ी सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं, लाइक उनको इस बाइक से भी क्या माइलेज मिलती है, क्या इस बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट है, और क्या लॉन्ग टर्म के लिए इस बाइक को परचेज करना चाहिए या नहीं। तो गाइस वीडियो यार काफ़ी ज़्यादा आज की मज़ेदार होने वाली है। तो यार चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को यार ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस आज हमारे साथ है ऑन न्यू कावासाकी निंजा 300 के ओनर। तो भाई सबसे पहले आपका वेलकम चैनल पे। तो पहले कुछ अपने बारे में बताओ हमारे व्यूअर्स को। सो व्हाट्स अप गाइज, मेरा नाम है अमन शर्मा। मैं हूँ जम्मू का रहने वाला बेसिकली, एंड मैं पिछले 6 सालों से चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, खरड़ के अंदर। एंड मैंने अपनी जो है बीटेक कंप्लीट करी है। उसके बाद मैं 2 साल से अब जॉब कर रहा हूँ। मैं बेसिकली एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ। एंड अब मैंने ये बाइक जो है वो पिछले साल खरीदी थी। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी। एंड तो अभी तक आप कितना किलोमीटर बाइक को चला चुके हो? सो अगर आपको करंटली मैं अगर ऑन करके दिखाऊं तो ऑन इन, तो आप देख सकते हो कि मैंने ऑलमोस्ट लाइक बाइक 9,837 ऑलमोस्ट 10,000 150 कम तक हो जाएगी, 10,000 तक चला दी है। तो जैसे कि मार्केट में इस सेगमेंट की काफी सारी बाइक थी, तो ऐसा क्या हुआ कि आपका इस बाइक पे दिल आ गया? भाई बहुत सारे रीजंस हैं यार कि इस बाइक पे दिल आना। तो सबसे पहले देखो, मेरे लिए मैटर ये करता है कि मेरे पास, मैंने ना स्टार्टिंग में सबसे पहले थॉट्स बनाया कि मैं सब बाइक के एक बार टेस्ट ड्राइव लेके आऊंगा, एंड फिर उसके बाद मैं फाइनलाइज करूंगा। होता है ना कि आप मार्केट में सब ऑप्शन देखते हो, फिर उसके बाद रिव्यूज वगैरह लेते लेते एक बार आप फाइनल डिसीजन बनाते हो। मैंने आपकी वीडियोस भी देखी थी, एंड मैंने उसके ऊपर भी मन बनाया कि बाय ओनर रिव्यूज ही सही रहते हैं। सो सबसे पहले मेरे पास जो अदर ऑप्शन थे वो थे KTM RC 390 था, ड्यूक 390 था। उसके बाद अदर ऑप्शन बोलूं, मेरे को कभी कभार योसैंग भी पसंद आ गई थी, योसैंग भी पसंद आई थी। उसके बाद इंडिया में भी शोरूम तो नहीं योसैंग का शोरूम नहीं है। मेजर दिक्कत ये है कि वो कंपनी ही इंडिया में बंद हो चुकी है। तो उसका अगर आप अगर आप खरीदते भी तो आपको दिल्ली में उसके पार्ट्स लेने जाना पड़ेगा, और उसके पार्ट्स लेना बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात है। इवन मेरा एक वन ऑफ द नोन फ्रेंड है, ही ओन्स योसैंग, उसके बाद पहले थी, उसका बहुत गंदा रिव्यू था। कहता भाई 2 साल में इसका इंजन बोल पड़ा था। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, एक ओनर ने रिव्यू दिया, तो मेरे को वो ऑप्शन नहीं पसंद आया। उसके बाद फिर आई टेकन टेस्ट ड्राइव फॉर KTM। मैंने KTM को टेस्ट ड्राइव करके देखा, एंड इनिशियल भाई क्रेजी है। कावासाकी से इनिशियल अच्छा है उसका, इट ऑफर्स अ लॉट ऑफ फीचर्स। बट मेरे को ये चीज समझ आई थी कि अगर फीचर्स ही देखने हैं तो फिर बाय डोंट वी गेट R15 ही मिल जाती है। बट इट्स नॉट अबाउट द फीचर गाइस, जब तक आपके इंजन में पावर नहीं हो आप फीचर्स का 4 ही डालोगे। एंड मेरे को ऐसा पर्सनली फील होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस राइडर्स हैं वो ये बोलते हैं कि 650cc के ऊपर आपको कभी भी ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर ये सब नहीं चाहिए होता, बिकॉज आई के 300 में भी इतनी ज्यादा पावर नहीं होती कि आपकी बिल्ली बच जाए, राइट, अगर आप रिस्पॉन्सिबली चलाते हो। तो ट्रैक्शन कंट्रोल आई गेस इतना ज्यादा मैटर नहीं करता। तो ये सब के लिए फीचर्स मैंने निगलेक्ट ही करने सोचे। सो दिस इज द रीजन मैं व्हाई आई सिलेक्टेड कावासाकी। एक तो KTM जो है वो सिंगल सिलेंडर बाइक है, मेजर इशू ये है, और वो हीटिंग इश्यूज भी बहुत ज्यादा आते हैं, राइट। दूसरा रीजन ये भी था कि आजकल इट्स वेरी कॉमन टू फाइंड ड्यूक दीज डेज, बिकॉज एक तो बहुत सस्ती है एंड हर जगह अवेलेबल है। तो दैट्स द रीजन, मेरे को थोड़ा सा स्टैंड आउट करना था, तो दैट्स व्हाई आई गो फॉर कावासाकी। एंड सेकंड रीजन इज दैट इसका पैरेलल ट्विन सिलेंडर का आवाज इतना क्रेजी है कि अगर आप स्टॉक एग्जॉस्ट में भी अगर आप हल्का सा भी रेव देते हो तो कानों को चुभता नहीं है, साउंड बहुत सूदिंग। हाँ, एंड मेजर चीज इज दैट, थर्ड मेजर रीजन गाइज, ये बाइक जो है वो लोग बोलते हैं कि वो स्पोर्ट्स में आती है, बट ये स्पोर्ट्स कम टूरिंग में आती है। सो इसका जो, अगर आप बॉडी पोस्चर की बात करोगे तो इसका बॉडी पोस्चर लाइक KTM की तरह इतना डाउन नहीं है। और R15 का भी अगर आप देखोगे तो अगर आपके पीछे कोई पिलियन बैठा हुआ है तो अगर आप वो शोल्डर के ऊपर हाथ रखता है तो
यूजुअली जब आप ब्रेकिंग करते हो तो आपके हथेलियों के ऊपर जोर आता है, तो उससे प्रॉब्लम क्या पड़ती है कि आपके कमर में एक लॉन्ग टर्म के लिए आपके ना सर्वाइकल में प्रॉब्लम पड़ सकती है। तो उसके लिए बेस्ट पोस्चर है कि इसके ऊपर ज्यादा आपको बेंड नहीं होना पड़ता। इवन अगर आपको लीन भी करना है तो आप बहुत इजीली लीन कर सकते हो। तो मेजर अगर आप लोग लॉन्ग रन के लिए भी देख रहे हो तो मेजर ये देखना कि अगर आपका बॉडी पोस्चर सही है कि नहीं, बिकॉज टैंक के भी ऊपर हम लोग लड़के हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ती है टैंक के ऊपर भी, हमारा जो प्राइवेट पार्ट होता है उसके ऊपर भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये सब चीजों को कंसिडर करते हुए आई गो फॉर दिस ऑप्शन। बाकी अभी तक आप 10,000 चला चुके हो इसको, तो अभी तक क्या माइलेज मिलती है आपको इस बाइक से? अच्छा, माइलेज एक बहुत बड़ा रीजन है, मेरे को लोग पूछते हैं। तो माइलेज का देखो यार, सबसे बड़ी रीजन सब किसी कईयों को नहीं पता। तो माइलेज जो होता है वो आपके आरपीएम के ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर आप लोग फर्स्ट गियर में बिल्कुल फुल आरपीएम चला रहे हो तो आपका पेट्रोल आरपीएम मींस के रेट पर मिनट, तो आपका इंजन भी उतनी तेज रन होगा और उसको कंजम्पशन भी ज्यादा चाहिए होगी। तो अगर आप जितना ज्यादा हाई आरपीएम रखते हो तो आपकी बाइक को भी उतनी ज्यादा पावर चाहिए, राइट, कंजम्पशन चाहिए। तो माइलेज इसकी फ्लक्चुएट करती रहती है। बट मैं अभी रिसेंटली जम्मू गया था, मैंने 1700 रुपए का टैंक फुल करवाया था। जम्मू यहाँ से ऑलमोस्ट 240 किलोमीटर है। एंड आप मानोगे नहीं, टैंक फुल करवाने के बावजूद मैं खरड़ से जब निकला था तो जम्मू जाते ही भी मेरे 2 डंडे बाइक के बचे हुए थे, मतलब ऑलमोस्ट 7 to 8 लीटर का पेट्रोल बचा था। तो इसने ऑलमोस्ट मेरे को जो एवरेज दी है, मैं लगा के चलूं अगर एवरेज 20 किलोमीटर की चला के चलता हूँ, जम्मू यहाँ से 350 किलोमीटर है, राइट। तो 17 लीटर टैंक में इसकी एवरेज एक्सपेक्टेड कितनी है? ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 500 से 600 किलोमीटर के बीच। इस टाइम मेरे को ऑलमोस्ट 620 किलोमीटर की एवरेज दी है, बहुत सही है। और आप मानोगे मैं इसकी एवरेज जो है वो 110 के ऊपर भी आती है। इट्स ऑल अबाउट कि आप कितना थ्रॉटल देते हो। 4000 आरपीएम के ऊपर इसकी एवरेज गिर जाती है। आपने देखा होगा इकोनॉमी का एक मीटर होता है, निंजा में जो इकोनॉमी का मीटर होता है वो यहाँ पे शो होता है, इस यहाँ पे। कहाँ पर? तो जैसे ही अगर आप बाइक ऑन करोगे ना तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा इनिशियली जैसे ये छोटा सा बिंदु वाला ये जो है ये यहाँ पे बेसिकली इंडिकेट करता है अगर आपकी बाइक एवरेज में चल रही है। तो अगर आप ज्यादा आरपीएम देते हो तो ये जब हट जाएगा तो इसका मतलब आपकी बाइक आरपीएम पे नहीं चल रही और आपकी बाइक एवरेज नहीं देगी। ये 110 पे भी अच्छी एवरेज दे देती है। अब तक मेजरली मेरे को अगर मैं एग्रेसिवली चलाता हूँ तो मेरे को 15 से 17 के बीच में एवरेज आती है। और अगर मैं आरपीएम परफेक्ट रख के बढ़िया चलाता हूँ तो मेरे को ऑलमोस्ट 22 to 25 की एवरेज दे देती है। बाकी अभी तक टॉप स्पीड क्या लगाया बाइक की आपने? यार रिसेंटली हम लोग कैथल वाले हाईवे पे गए थे एंड हम लोग काफी राइडर्स थे, 10 वगैरह थी हमारे साथ, S1000 RR थी। तो उस टाइम पे मैंने फर्स्ट टाइम इसको 189 टच करवाया था। 189 टच करवाई थी, बिल्कुल एकदम स्ट्रेट हाईवे चाहिए भाई इसके लिए। एंड अगर आप लोग इसका स्टॉक एग्जॉस्ट हटा के अगर आप लोग इसके ऊपर बेसिकली आफ्टर मार्केट लगाते हो या फिर कुछ लगाते हो तो 1-2 bhp का भी फर्क पड़ता है। उसके बाद अगर आप लोग इसका एयर फिल्टर भी चेंज करवाते हो जो कि इंपॉर्टेंट है, अगर आप चेंज करवाते हो तो 3-4 bhp का फर्क पड़ेगा, उससे टॉप एंड आपका 19-20 का फर्क पड़ता है। अभी आपके स्टॉक है ना, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट वगैरह भी स्टॉक रखा हुआ है मैंने, बिकॉज स्टॉक एग्जॉस्ट मैंने सबको एक ही रिकमेंडेशन देता हूँ कि जब आप बाइक इनिशियली ले रहे हो अटेंशन के लिए अगर आपको चीजें करनी है देन मे भी हो सकता है हम लोग नहीं, मैं आपको सजेस्ट करूंगा। बट कुछ अगर राइडर जो रिस्पॉन्सिबली बाइक की रिस्पेक्ट करते हैं, कुछ भी है, जो भी मेरे भाई यहाँ बाइक खरीदते हैं, मैं उनको यही सजेस्ट करूंगा कि भाई स्टार्टिंग में एक बार स्टॉक एग्जॉस्ट का मजा ले लो। बिकॉज अगर आपको कहीं लॉन्ग टूर पे जाते हो ना तो अगर आप कभी भी आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लेके जाओगे आपके कान बहुत दर्द हो जाएंगे, ट्रस्ट मी, आपको कान में इरिटेशन होने लग जाएगी। लॉन्ग रन में टर कान में बचता है तो वो प्रॉब्लम इरिटेट करता है, राइट। तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर आप लोग लॉन्ग ड्राइव करते तो आई नेवर प्रेफर कि आप लोग स्टॉक एग्जॉस्ट को हटाओ। रेस्ट अगर आप आफ्टर मार्केट अगर आप लोकली राइड करते हो, मार्केट में रिएक्शन वगैरह कैप्चर करने हैं, देन आई विल सजेस्ट कि आप लोग आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगवा सकते हो। तो भाई अब ये बताओ कि इस बाइक के अंदर क्या प्रोज और क्या कॉन्स है? प्रोज और कॉन्स की लिस्ट तो यार काफी लंबी है, बट मेरे जो भाई कभी कावासाकी का हर किसी का ड्रीम होता है। कावासाकी अगर आप खरीदने का प्लान कर रहे हो स्टार्टिंग के लिए भाई ये बाइक बहुत अच्छी है। अगर आपकी फर्स्ट बाइक है देन आई विल सजेस्ट कि आप जा सकते हो, कोई ज्यादा पावर नहीं है अगर आप रिस्पॉन्सिबली ड्राइव करोगे। प्रोज एंड कॉन्स की बात करूं तो सबसे पहले प्रोज के ऊपर आ जाते हैं। तो सबसे पहले तो भाई इसका जो मेरे को फील होता है वो है इसकी पावर इसमें काफी ज्यादा अच्छी दे रखी है। अगर ट्रस्ट में आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप इनिशियली ये 6 सेकंड में 100 जाती है, राइट। तो इनिशियल में पावर इसकी काफी अच्छी है। तो पहला रीजन तो पावर है। दूसरा रीजन एक इसका ये भी है कि एक ब्रांड है, एक ट्रस्ट है। अगर किसी को कावासाकी नहीं पता तो कावासाकी बेसिकली रॉकेट इंजन्स बनाता है, राइट। एंड दे ऑफर द वर्ल्ड्स बेस्ट H2R अलमाइटी। कभी हुआ तो चैनल पे दिखाऊंगा भी आपको भी। H2 मेरे एक फ्रेंड के पास भी है। तो एक रिलायबिलिटी ट्रस्ट भी है कि 1800 से 150-200 साल पुरानी कंपनी है। तो
अगर इतनी देर से चलती आ रही तो फॉर श्योर कुछ ना कुछ अच्छे इंजन बनाते ही होंगे। तीसरा रीजन इसका ये है कि इसका एक बॉडी पोस्चर, एज आई सेड, बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी पोस्चर यार। अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स मारते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा पेन हो जाती है। इवन मैं अगर कभी चंडीगढ़ से 20 किलोमीटर वाली राइड भी करता हूँ तो मेरे यहाँ पे हल्की हल्की पेन होना स्टार्ट हो जाती है। तो इट्स मेक श्योर कि अगर आप थोड़ा लॉन्ग रन करना चाहते हो तो आपको बॉडी पोस्चर बहुत मैटर करना पड़ेगा, बिकॉज हथेली में दर्द कर रहा है, जब पिलियन बैठ जाता है बहुत दिक्कत करता है। चौथा नंबर जो रीजन है वो है इसकी आई गेस साउंड। एंड मैं बाद में आपको साउंड सुनाऊंगा। इसकी पैरेलल ट्यून की जो साउंड है इतनी प्यारी है कि जो बाकी 650 तक सीसीज की जो बाइक्स हैं, जैसे रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर है, उस लेवल ऑफ की ये प्यारी साउंड देती है। एंड मेरी पर्सनली जो इंटरसेप्टर है वो बहुत फेवरेट है। उसकी साउंड अगर आप आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाते हो बहुत प्यारी आती है। तो एक पैरेलल ट्विन सिलेंडर का कहीं ना कहीं एक एडवांटेज रहता है कि आपकी साउंड जो है वो बहुत अच्छी बन जाती है। नहीं तो अगर आप KTM 390 के ऊपर वो सिंगल सिलेंडर उसके ऊपर अगर एग्जॉस्ट लगाते हो और अगर आप हाई RPM पे उसको खींचते हो तो वो थोड़ी सी आवाज फटने लगती है और कान को इरिटेशन देती है। इसकी पैरेलल ट्विन की साउंड क्रेजी। अगर आप लंबा एग्जॉस्ट लगवाते हो, शॉर्ट कैन की जगह आप लॉन्ग कैन लगवाते हो, तो उसकी वो बेसी वाली साउंड जो है वो इट्स साउंड्स ग्रेट। और पांचवा जो रीजन है वो है गाइज मेजर सबसे ज्यादा, वो है इसका जो है इसका इंजन की जो माइलेज वगैरह भी आप कह सकते हो। माइलेज भी एक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छी बाइक, लॉन्ग टर्म के लिए भी काफी अच्छी बाइक है, बिकॉज प्रॉब्लम्स नहीं आती है। कावासाकी के इंजन मिनिमम 60,000 की वो ऑफर करते हैं कि वो 60,000 तक आपको एक ट्रस्ट वर्दी देते हैं और 1 साल की गारंटी भी देते हैं। बट मोस्टली मैंने जितनी बाइक देखी है वो 60,000 तक की गारंटी देती हैं कि आपको अगर इंजन में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये एक एवरेज टर्म है। बाकी चलाने के ऊपर अगर आप ज्यादा ही चला के रखोगे तो हो सकता है 10-20 हजार पे आपका इंजन बोल पड़े। बट मैंने इसको रेड लाइन भी किया है और इसका इकलौता RPM 12,000 से 13,000 तक RPM जाता है। ट्रस्ट मी, जब 13,000 पे बाइक जाती है ना तो ये चीखती है। और जब ये एक बार, एक चीज और, किसी को भी ये बहुत कम लोगों को पता है कि कावासाकी का जो इंजन है वो 8,000 RPM के बाद ज्यादा खींचते हैं। तो 7,000 RPM तक तो आपको बहुत शांत लगेगी, बट जब ये 8,000 टच करती है ना देन फिर नहीं मानेगी किसी को, एंड इट्स गोज लाइक क्रेजी। इस तरीके से मीटर शिफ्ट होता है इसका। अगर आप बढ़िया तरीके से रेव करके, अगर आप क्लच को और बेसिकली गियर्स को मैच करके चलाओगे, तो ये रीजन थे। बाकी डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो ज्यादा मेजर कोई डिसएडवांटेज नहीं है भाई। देखो, अगर आप लोग थोड़े गांव वगैरह एरिया में रहते हो, थोड़ा आपका रोड वगैरह नहीं सही है, बट हम लोग तो खरड़ में रहते हैं, यहाँ की रोड फिर भी एज कम्पेयर टू विलेजेस ठीक है। बट अगर मेरे भाई कोई जहाँ गाँव में रहते हैं, जहाँ पे रोड की प्रॉब्लम है, गड्ढे ज्यादा बड़े हैं या फिर पानी खड़ा हो जाता है, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा अलग बाइक सेगमेंट देखो, बिकॉज इसमें ग्राउंड क्लियरेंस का थोड़ा बहुत इश्यू मेरे को भी 3-4 बार आया है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि रोड ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो आप लोग बाइक ऊपर चढ़ा के निकालनी होती है, तो वहां पे मैंने देखा कि मेरा इंजन जो है नीचे टच करता है, तो वो भी एक प्रॉब्लम रह सकती है। दूसरा रीजन मेरे को ऐसा फील होता है कि कावासाकी वाले जो हैं और बेटर फीचर्स दे सकते थे। मेरे को पर्सनली फील होता है, कभी थोड़ा बहुत होता है, बिकॉज अगर आप लोग एक 4 लाख की बाइक निकाल रहे हो तो आप इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो है वो एक अच्छा बना के दे सकते हो, राइट। हेलोजन लाइट्स दी हुई हैं, ट्रस्ट मी हेलोजन लाइट्स बहुत बेकार है। अगर आप लोग टिंटेड वाइजर में चलाते हो रात को 8 या 9 बजे, भाई कुछ भी नहीं दिखता। आफ्टर मार्केट लाइट्स के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। स्टॉक लाइट्स कुछ नहीं आती, बिल्कुल अंधेरा होगा फिर आपको थोड़ा बहुत दिख जाता है, बट इसकी प्रोजेक्शन लाइट की कोई ज्यादा कैपेसिटी नहीं है। तीसरा रीजन जो है, जो भाई सबसे पहले मैंने चेंज करवाया था, इसके LED बल्ब्स। इंडिकेटर दोपहर में अगर आप लोग धूप में चला रहे हो, जो कि आज के टाइप की गर्मी पड़ रही है, दिखता ही नहीं है कुछ उसमें। सो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप आफ्टर मार्केट में जा रहे हो तो एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी वायर या फिर कोई भी पार्ट जो है वो कट ना हो, नहीं तो उससे आपकी वारंटी कट हो सकती है। तो ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आप कोई पार्ट चेंज भी करवा रहे हो तो आप उसको प्लग एंड प्ले करके करा रहे हो, उसको कट नहीं करवा रहे। तो ये कुछ रीजंस थे। रेस्ट आई गेस मेंटेनेंस भी आप कह सकते हो, इसकी मेंटेनेंस एवरेज मतलब फर्स्ट सर्विस का क्या कॉस्ट आता है और सेकंड का क्या कॉस्ट आता है? तो फर्स्ट जो कॉस्ट थी इसकी, मेरी सर्विस अराउंड मेरे को पड़ी थी 8,000 के करीब। एंड बाकी मैं बाइक्स के कंपैरिजन में देखूं तो काफी ज्यादा है, बिकॉज बाकी बाइक्स की सर्विसेज आपकी 2,500-3,000 में हो जाती है, बट इसकी सर्विस 7,500 की। दूसरी सर्विस भी अराउंड 9,000 की होती है। उसके बाद कंपनी 2 सर्विसेज क्लेम करती है। रेस्ट आई वुड सजेस्ट कि आप आफ्टर मार्केट सर्विस करवा लो, वो ज्यादा सस्ती पड़ेगी। लेबर फ्री होता है क्या कावासाकी में? फर्स्ट सर्विस में लेबर फ्री होती है? नहीं। और मेरे भाइयों को जिनको सर्विस का नहीं पता, कावासाकी वाले आर्ली के बेसिस के ऊपर आपकी सर्विसेज करते हैं। तो जैसे अगर आप कोई 2 घंटे काम करता है तो उनके जो रेट होंगे तो वो आर्ली के बेसिस पे आपको आपको चार्ज करेंगे। और कावासाकी एजेंसी में वॉशिंग करवाने का ही मेरा 700 रुपया लग गया। तो 700 रुपया वॉशिंग का, 700 था 400 था, इतना ही था, बट 400 से ऊपर ही था। तो आप
घर पे बैठ के आप 10 रुपए में अपनी बाइक धो सकते हो। इतना बिस्लरी घर में बिस्लरी सो वो एक एग्जांपल भी है यार, बट आई गेस ये सब अगर आप लोग मैनेज कर सकते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपके लिए बजट थोड़ा बहुत अगर आप एडजस्ट कर सकते हो, ट्रस्ट मी ये बाइक आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करेगी ट्रैक्स के ऊपर, रोड्स के ऊपर, और इवन अगर आप लोग काफी ट्रैफिक वाले एरिया में भी रहते हो वहां पे भी बहुत रिलायबल है। बाकी बिगिनर राइडर के लिए कैसी है बाइक ये? अब भाई बिगिनर राइडर मैं भी रह चुका हूँ, मेरी भी ये फर्स्ट बाइक ही थी, एंड उससे पहले मैं स्कूटी चलाता था। मैंने 6-7 साल स्कूटी चलाई है, मैंने कभी किसी की बाइक नहीं चलाई भाई, ना मैं कभी किसी की बाइक मांगता। मेरे लिए फर्स्ट टाइम था, एंड फर्स्ट इनिशियली पावर का थोड़ा सा 1-2 दिन आया प्रॉब्लम, बट उसके बाद जब पता लग गया इसका, आपको मसल्स मेमोरी बनानी पड़ती है, आपको पता होना चाहिए कि आप जब कितना थ्रॉटल दोगे कितना रिस्पॉन्स जाएगा, कितनी ब्रेक मारनी है। तो आपको अपना जो है दिमाग जो है वो बाइक के अंदर बिठाना पड़ता है, आपको अपनी गाड़ी के साथ एक यकीन बनाना पड़ता है कि आपको पता हो कि आपकी गाड़ी कितनी रेस पे कितनी चलेगी और कितना ब्रेक पे आप मारोगे तो आपकी बाइक वहीं पे स्टॉप होगी। ये बहुत ज्यादा चीज है। रेस्ट मेरी सजेशन है, अगर आप लोग अपनी फर्स्ट बाइक देख रहे हो तो आप लोग फॉर श्योर आंखें बंद करके इस चीज के लिए जा सकते हो, बट एक बार फॉर श्योर अपने घर वालों से बजट के रिगार्डिंग कंसर्न जरूर देखिएगा मेरे भाइयों, बिकॉज हर किसी के लिए खरीदना तो एक कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लोन करवा लेते हैं, बट प्रॉब्लम उसके बाद आती है इसकी मेंटेनेंस की। तो एक बार फॉर श्योर हर चीजें देख समझ के चीजें लेना, बट अगर आप लोग ये चीज लेते हो देन आपका ये जो खरीद है वो कभी भी वेस्ट नहीं जाएगी फॉर श्योर। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और एक बात और, अगर आपको इस बाइक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप भाई को फॉलो कर सकते हो, भाई की आईडी ये रही और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आईडी मिल जाएगी। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।